नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, कल के वीडियो सेशन में हमने हर्षकाल और हर्ष के बाद उत्तराखंड में क्या स्थिति उत्पन्न हुई उस पर चर्चा की थी और पौरव वंश के बारे में संपूर्ण डिटेल हमने यहाँ पर प्राप्त की थी। अब इसके बाद आज के वीडियो सेशन में हम 700 ईस्वी में यहाँ पर अस्तित्व में आए हुए कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो सेशन में आपने जाना था कि हर्ष की मृत्यु के बाद कैसे उत्तराखंड राज्य, जिसको उस समय कन्याकुब्ज के नाम से जाना जाता था, वो छोटी छोटी रियासतों या छोटे छोटे प्रांतों में टूट गया था, जिसमें ब्रह्मपुर आपका पहला था, उसके बाद गोविषाण था और उसके बाद शत्रुघ्न नगर था और छोटी छोटी टेरिटरी यहाँ पर अस्तित्व में आने लग गई थी। और उसी बीच में 7वीं सदी में या फिर 700 ईस्वी में एक राजवंश की नींव यहाँ कत्यूर घाटी में पड़ी, जिस राजवंश का नाम था आपका कत्यूरी राजवंश या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अब ये भी समझ लेते हैं दोस्तों कि हर्षवर्धन के बाद भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत में इस समय चल रहा था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। पाल जो शासन करते थे वो बंगाल में करते थे और प्रतिहार जो शासन करते थे राजस्थान वाले इलाके में करते, और राष्ट्रकूट जो शासन करते थे वो करते थे आपके महाराष्ट्र और एमपी वाले एरिया में। और कन्नौज उस समय एक व्यावसायिक राजधानी के रूप में उभर रहा था, तो इसके लिए यहाँ पर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष चल रहा था। तो दोस्तों, नालंदा अभिलेख के अनुसार जो बंगाल का पाल शासक था जिसका नाम था धर्मपाल, तो धर्मपाल के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र पर अटैक किया गया था जिस समय यहाँ पर कत्यूरियों का शासन था। धर्मपाल वही व्यक्ति है दोस्तों जिसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश की, और इससे रिलेटेड जितने ये फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी राजवंश, जिन्होंने यहाँ पर 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक शासन किया था, और इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन है, तो वो आपका कौन है, कार्तिकेयपुर राजवंश। और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा था, तो ये आपका कौन था, तो ये था आपका कुनिंद। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर आपके लिए। इसके बाद है, इस वंश के अभी तक 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी लिपि कुटिला थी। तो इंपॉर्टेंट है कि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इनकी लिपि क्या थी। और दोस्तों, जो ये अभिलेख हैं ये हमें बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्हीं ताम्रपत्रों से हमें ज्ञात होता है कि इस वंश के 3 परिवारों के 14 शासकों के द्वारा लगभग 300 वर्षों तक शासन किया गया था। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि ताम्रपत्र से हमें केवल 12 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जो अब बाद के उत्तरवर्ती कत्यूरी काल के बारे में बताऊँ तो 2 राजाओं के बारे में हमें जानकारी जागर और पवाणों के माध्यम से प्राप्त होती है। ये 2 शासक थे आपके अशांति देव और बीरम देव। तो ये उत्तरवर्ती कत्यूरी काल से संबंधित राजा थे। और जो 3 परिवारों के 12 शासक है, इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इन ताम्रपत्र अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी आपकी, ये थी आपकी जोशीमठ के दक्षिण में स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान। तो दोस्तों, आप जोशीमठ ही मार सकते हो क्योंकि जोशीमठ के बिल्कुल जस्ट दक्षिण में ये राजधानी स्थित थी। इसके बाद बागेश्वर के कत्यूर घाटी में स्थित बैजनाथ में यह राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। तो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, आपको बुक्स में आपको कहीं कहीं मिलेगा कि अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में स्थित बैजनाथ के पास राजधानी बनाई गई। तो आज के समय की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ये बैजनाथ वाला जो क्षेत्र है ये गोमती नदी के पास स्थित है और बागेश्वर में ये पड़ता है। तो अगर आप बुक्स से भी पढ़ते हैं तो बुक्स में भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अदर फैक्ट है कि इन शासकों की राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा क्या थी आपकी, पाली थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी और लोक भाषा क्या थी, इसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन के सामने है कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर के जो राजा थे ये सूर्यवंशी थे। इसके अलावा दोस्तों, इसी राजवंश के शासन के समय ही आदिगुरु शंकराचार्य जी का भी उत्तराखंड में आगमन हुआ था। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आदिगुरु शंकराचार्य कौन थे, तो अद्वैतवाद के बहुत बड़े दार्शनिक थे और 820 ईस्वी में केदारनाथ में इनके द्वारा देह त्याग किया गया था। उस समय इनकी आयु मात्र 32 वर्ष थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा देह त्याग कहाँ पर किया गया था, तो ये कहाँ पर किया गया था, केदारनाथ में किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से उत्तराखंड में आपका पड़ता है ज्योतिर्मठ, जो आज जाना जाता है जोशीमठ के नाम से। इसके अलावा पुरी है, श्रृंगोरी है, द्वारिका है। इन 4 मठों की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी।
अब शंकराचार्य जी के बारे में भी हम अदर कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो केरल के कलाड़ी में हुआ था और उस समय जो ये क्षेत्र आता था ये चेर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इसके अलावा आदिगुरु शंकराचार्य जी के पिता शिवगुरु और माता सुभद्रा थी और गुरु का नाम क्या था आपका गोविंद स्वामी जी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित जितने भी मिसलेनियस फैक्ट थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम सीधा वंश पे आ जाते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश। और कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआत होती है इस साम्राज्य के संस्थापक बसंत देव से। तो चलिए बसंत देव से शुरू करते हैं। तो दोस्तों बसंत देव के द्वारा ही 700 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना यहाँ पर की गई थी और जो उपाधि धारण की गई थी बसंत देव के द्वारा ये थी आपकी परम भद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बसंत देव ने कौन सी उपाधि को धारण किया था। तो परम भद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि को इन्होंने धारण किया था। इसके बाद बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव के द्वारा एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया गया था। यह फैक्ट भी हमें जानने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बसंत देव के बाद 3 परिवारों द्वारा कार्तिकेयपुर के प्रशासन को चलाया गया और जिनके बारे में हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका परिवार था ये था आपका खरपरदेव राजवंश। तो जिसके संस्थापक थे खरपरदेव और कन्नौज के शासक सेन वर्मन के ये समकालीन थे। तो दोस्तों कल के वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय जो कन्याकुब्ज का सामंत था वो कौन था, सेन वर्मन था। तो सेन वर्मन का समकालीन जो शासक बताया गया है वो कौन बताया गया है, खरपरदेव बताया गया है। इसके बाद जो इसका पुत्र था कल्याण राज ये गद्दी पर बैठा और कल्याण राज के बाद त्रिभुवन राज गद्दी पर बैठा। और त्रिभुवन राज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है कि बागेश्वर लेख के अनुसार खरपरदेव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, आपका त्रिभुवन राज था। इसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश के दूसरे परिवार ने यहाँ पर शासन किया। दूसरे परिवार था आपका निम्बरदेव राजवंश जिसका संस्थापक कौन था, निम्बरदेव था और ये शैव धर्म को मानने वाला था। इसके बाद इसका जो पुत्र था ईष्टगण यह गद्दी पर बैठा और इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किस कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक द्वारा उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया। तो ये कौन था, आपका ईष्टगण था। इसके द्वारा जागेश्वर धाम जो आपका अल्मोड़ा में पड़ता है यहाँ पर नवदुर्गा, लकुलिश और नटराज के मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो जागेश्वर धाम में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं जिसमें से नवदुर्गा, लकुलिश और नटराज के मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था आपके ईष्टगण ने। इसके बाद दोस्तों शासक बनता है इसका ही पुत्र जिसका नाम है ललित सूरदेव। तो दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे बराह अवतार के समान बताया गया है और सर्वाधिक ताम्रपत्र इसी के प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित हमें 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके हैं, तो ये ललित सूरदेव के ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही आ रहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो ये कौन था दोस्तों, ये था आपका ललित सूरदेव। इसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, ये था आपका भूदेव। तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म का विरोधी शासक था। तो दोस्तों पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि खस जाति के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ था उत्तराखंड के अंदर और जिससे यहाँ पर सनातन धर्म से संबंधित जितने भी अभिलेख थे उनका यहाँ पर क्या होने लग गया, तो ह्रास होने लग गया। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में आगमन होता है शंकराचार्य जी का और शंकराचार्य जी को माना जाता है कि उत्तराखंड में जो हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। और जो यहाँ पर शासक समकालीन था आपका, ये था आपका ललित पुत्र भूदेव। इसके द्वारा अन्य और काम क्या करवाए गए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसके द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया दोस्तों और यह अंतिम शासक था निम्बरदेव राजवंश का। इसके बाद दोस्तों तीसरा राजवंश यहाँ पर शुरू होता है जिस राजवंश का नाम था आपका सलुड़ादित्य राजवंश। तो इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सलुड़ादित्य राजवंश का जो संस्थापक था आपका, ये था आपका इच्छर देव। इसके बाद देशद देव, उसके बाद पदम देव और उसके बाद जो अंतिम शासक है आपका, ये है आपका सुभिक्षराज देव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सलुड़ादित्य जो वंश है इसका अंतिम शासक कौन था और जो संस्थापक था वो कौन था। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि निम्बरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था और इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तरवर्ती कत्यूरी शासन की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 3 परिवार के 12 राजाओं की जानकारी तो हमें ताम्रपत्र लेख के अनुसार तो मिल जाती है, लेकिन जो अंतिम 2 राजा हैं इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों के माध्यम से प्राप्त होती है। इनकी एक साथ कई शाखा जैसे कत्यूर बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, सीरा शाखा आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इनमें से जो कत्यूर का अशांति देव वंश था और अस्कोट के रजवार और डोटी के मल्ल सबसे ज़्यादा प्रचलित शाखाएं थी। तो हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अशांति देव राजवंश की।
तो दोस्तों अशांति देव राजवंश का जो संस्थापक था ये राजा अशांति देव था, जिसकी राजधानी जोशीमठ थी। और बाद में इसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई, तो इसने बनाई रणचूला कोट में। इसके बाद दोस्तों जो इसके बारे में नेक्स्ट फैक्ट है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था ये था आपका ब्रहादेव या फिर वीरमदेव। अब जिया रानी की लोक गाथाओं के अनुसार 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, जिसमें ब्रहादेव युद्ध करते हुए मारा गया था। अब दोस्तों यहीं पर एक और फैक्ट भी हमें जानने को मिलता है कि वीरमदेव की पुत्री के साथ प्रयाग के राजकुमार सोमचंद का विवाह हुआ, जिसके बाद सोमचंद ने कुमाऊं में चंद राजवंश की नींव रखी। अब दोस्तों कुमाऊं में चंद राजवंश की नींव जो सोमचंद के द्वारा रखी गई थी वो 1025 ईस्वी में रखी गई थी। और जिया रानी की लोक गाथाओं में इसका वर्णन कहाँ मिलता है, 1398 ईस्वी में मिल रहा है कि 1398 ईस्वी में युद्ध करते हुए मरा था तैमूर लंग के साथ। अब दोस्तों दोनों फैक्ट तो सही हो नहीं सकते हैं, या तो एक फैक्ट झूठा है और एक फैक्ट सही है, या फिर दोनों फैक्ट सही हैं। क्या पता 1025 ईस्वी में भी एक शासक रहा हो जिसका नाम वीरमदेवी था, और 1398 ईस्वी में जो तैमूर लंग के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था हरिद्वार में, उस शासक का नाम भी क्या हो, वीरमदेवी हो। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप कुछ अदर फैक्ट भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1191 ईस्वी में नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 6वीं सदी के गणपति नाग और अशोक चल के कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार करने का जो प्रमाण हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलता है, जो वहां पर रुद्र शिव मंदिर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट जो आपके स्क्रीन के सामने है कि बागेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु शासक, दुलु नेपाल को कहा जाता था, तो दुलु शासक क्रांचल देव के द्वारा कत्यूरी प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया गया। और इसके बाद कत्यूरी प्रशासन का हमें कहीं पर भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कत्यूरी राजवंश के प्रशासन के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से पदाधिकारी थे और क्या उनके उस समय के नाम थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आ रहा है प्रांतपाल। प्रांतपाल क्या करता था, तो ये सीमा सुरक्षा का काम करता था। इसके बाद था घट्टपाल। घट्टपाल क्या करता, तो ये गिरिद्वारों का रक्षक था। इसके बाद था वर्मपाल। वर्मपाल क्या करता, व्यक्तियों की निगरानी करता, एक तरीके से आप इसको जासूस समझ सकते हैं। इसके बाद था दुसाध्य साधनिक। दुसाध्य साधनिक था आपका गुप्तचर अधिकारी, यह था उस समय का NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो दुसाध्य साधनिक कौन था, तो गुप्तचर अधिकारी था। इसके बाद एक नरपति था। तो नरपति क्या करता, नदी घाटी व आवागमन पर कर वसूली करता, तो यह आपका टोल टैक्स अधिकारी था। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद था दोषपराधिक। दोषपराधिक क्या था, उस समय का पुलिस अधिकारी था। तो अपराधियों को पकड़ने वाला, मतलब जिस तरीके से आज के समय में कौन काम करता है, पुलिस काम करती है, तो उस समय दोषपराधिक था। और पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी है उनको दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक कहते हैं। SP, DSP, IG ये कौन है इस समय के, तो दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ पदाधिकारी हैं वो है आपके क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल क्या करता, तो क्षेत्रपाल कृषि की उन्नति पर ध्यान रखता था। अब क्षेत्र को कौन पाल पाएगा भैया, जो कृषि की उन्नति पर ध्यान रखेगा, तो क्षेत्रपाल क्या करता, कृषि उन्नति पर ध्यान रखता था। उसके बाद था उपचारिक। उपचारिक क्या करता, तो अधिकारी भूमिका अभिलेख रखता था। तो उपचारिक एक तरीके से हम पटवारी भी समझ सकते हैं आज का, क्योंकि पटवारियों की जब पहली बार नियुक्ति की गई थी तो वो किस काम के लिए की गई थी, तो अधिकारी भूमि के अभिलेख रखने के लिए की गई थी। इसके बाद था खंडपति। खंडपति क्या करता, खनिज और वनों की रक्षा करता था। इसके बाद था भौगिक या फिर सौल्किक। अब भौगिक, अब ये भौगिक क्या करता भैया, कर वसूली, ये था आयकर विभाग आपका। इसके बाद था भट्ट। भट्ट क्या करता, बिष्टी या बेगार लेने वाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बेगार आपको पता होगा, जब किसी बिना मेहनताने के हमसे कोई काम करवाया जाता है तो तब उसको क्या कहा जाता है, बिष्टी या फिर बेगार कहा जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में बेगार को क्या कहा गया था, तो बिष्टी कहा गया था। और इसको कौन वसूलता था, तो भटजी वसूलते थे। इसको थोड़ा याद रखेंगे, आपके आसपास कोई भटजी होगा तो उसको आप चिढ़ाने मत लग जाना कि भैया तू बेगार लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था आपका उपरिक या फिर राज्यपाल। ये क्या करता, प्रांतों के प्रशासन को देखता था। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिकारी है ये है आपका अभीर। तो अभीर क्या करता दोस्तों, दुधारू पशुओं से दुग्ध एकत्र करता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रत्येक पशु के पास जाएगा और सबसे दूध निकालने का काम करेगा। ये एक तरीके से मतलब सबने जब दूध निकाल दिया है तो टैक्स के माध्यम से सबसे थोड़ा थोड़ा दूध एकत्र करेगा। वो कौन करेगा, अभीर। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, अभीर दूध पी ले। अब प्रशासन का विभाजन किस तरीके से था भैया, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर जो था आपका वो था आपका राज्य, जिस तरीके से आज आपका क्या होता है, देश होता है। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा ही था। इसके बाद था प्रांत। तो प्रांत का अभी मैंने आपको बताया कि प्रांत की देखभाल कौन करता,
तो ये उपरिक या फिर प्रांतपति करता था। इसके बाद था विषय। विषय हो गए आज के जिले। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में जिलों को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन की थी वो आपकी क्या थी, ग्राम थी। तो ये था आपका प्रशासनिक विभाजन। इसके बाद कत्यूरी शासनकाल में सेना के कितने प्रकार थे, तो इसमें 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पदातिक यानी कि पैदल सेना, इसके बाद अश्वरोही यानी कि घुड़सवार सेना, इसके बाद गजारोही यानी कि जो हाथी के ऊपर बैठ के चलेंगे वो वाली सेना, और उसके बाद उष्ट्रारोही यानी कि जो ऊंट के ऊपर बैठकर चलेंगे वो वाली सेना। तो इस तरीके से कत्यूरी शासनकाल में सेना के कितने प्रकार थे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने प्रकार थे, 4 प्रकार थे। तो दोस्तों कुछ अदर फैक्ट में आपकी स्क्रीन के सामने है कि कत्यूरों की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी, तो वो ढिकुली के पास गानेवाला थी। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी, तो ये ढिकुली के पास गानेवाला थी। और कत्यूरी शासनकाल में भूमि की माप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी, जिन्हें द्रोणवापम और नालीवापम कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट है कि कत्यूरी शासनकाल में भूमि की माप की कौन कौन सी विधियां थी, तो द्रोणवापम और नालीवापम। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में आपने कत्यूरी प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। अगर कोई जानकारी छूट गई हो या फिर कोई फैक्ट गलत हो गया हो तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आपका जो ऐतिहासिक काल का प्राचीन काल था वो भी खत्म होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो सेशन से हम शुरू करेंगे वो ऐतिहासिक काल के मध्यकालीन युग की चर्चा शुरू करेंगे, जिसमें हम चंद और परमार या फिर पंवार राजाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन से हम शुरू करेंगे चंद राजवंश को। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जो ऐतिहासिक काल का जो हमने प्राचीन काल अभी खत्म किया है इस पर आधारित एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा।